गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर 10। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। पहले तो ये देखते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। उसका देखो, सेल डिवीजन का मतलब है कि अगर कुछ सेल्स अपनी साइज और वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि ग्रोथ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। 1 से 2, 2 से 4 डॉटर सेल्स बनते जा रहे हैं। उसके मेथड यानी कि टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं। अब ये जो सेल डिवीजन होता है, इसका मतलब है कि सेल का मल्टीप्लीकेशन, कि सेल डॉटर सेल्स बना रहे हैं। कौन? पेरेंट सेल या फिर प्रोजेनिटर सेल जिसको कहते हैं, वो डॉटर सेल बना रहा है। और उसके मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं, और इसी सेल डिवीजन के द्वारा ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। सेल जो होते हैं वो ना सिर्फ नंबर्स में इंक्रीज होते हैं, बल्कि वो साइज यानी कि वॉल्यूम में भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा ग्रोथ, रिपेयर या फिर गैमीट्स का प्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। इसके बाद आती है बात सेल साइकिल की, कि सेल साइकिल क्या होता है। यहाँ इन्होंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखा है। सेल साइकिल को, इस साइकिल कहने का उद्देश्य ये है कि सेल डिवाइड हर समय नहीं होता रहता। जब वो एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंच जा रहा है, तब जाकर वो डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई होता है 2 डॉटर सेल्स में, और इसी को सेल साइकिल कहते हैं। वो सारे स्टेप्स जो कि सेल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक साइक्लिक प्रोसेस में होते हैं, इसीलिए इसे सेल साइकिल कहा जाता है। अगर किसी सेल को डॉटर सेल में डिवाइड होना है, एक डॉटर सेल और 2 डॉटर सेल, अगर इसको डिवाइड होना है, तो इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो भी 2 न्यूक्लियस बनाएगा, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं डीएनए से बने हुए क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स थे, इसका मतलब क्रोमोसोम्स भी क्या होंगे, फिर 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होंगे। इसके लिए क्या जरूरी है, पहले डीएनए का मल्टीप्लाई होना। तो वो सारे स्टेप्स इसमें कि डीएनए मल्टीप्लाई होता है, साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होती है, फिर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर 2 साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। इन सारी चीजों को मिलाकर हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से होती हैं, यानी कि जब एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है तब जाके अगला स्टेप कंटिन्यू होता है। देखो पैराग्राफ में क्या लिखा है। Cell division is a very important process in a living organism. During the division of cell, DNA replication and cell growth also takes place. ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो स्टेप है जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है। क्योंकि अगर डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की कॉपी नहीं बनेगी, तो वो 2 न्यूक्लियस में कैसे डिवाइड होगा, और जब वो एक बार डिवाइड हो गया है तो उसके बाद वो किस तरह से सेपरेट होता है, उसी को उन्होंने सेल साइकिल में दिखाया। अब ये जो सारे स्टेप्स होते हैं जिनको यहाँ हम एक साइक्लिक प्रोसेस से बता रहे हैं, इसी को सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल कैसे ऑपरेट करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो यहाँ एरो बना हुआ है, ये सबसे ऊपर की तरफ एक सेल बना है, ये है एक सेल, और ये सेल एंटर करेगा सबसे पहले G1 फेज में। इसके जो स्टेप्स होते हैं उनको फेसेस कहते हैं। तो सबसे पहले फेज का नाम है G1 फेज। G1 के बाद अगला आता है S फेज, S फेज के बाद आता है G2 फेज, G2 के बाद आता है M फेज, और M फेज के बाद फिर क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या लिखा है, G0 फेज। ये जो लेटर्स हैं ये किसको इंडिकेट करते हैं, फेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और इसके बाद है G0 फेज। यहाँ पर ये है M फेज। तो सीक्वेंस हमें क्या याद रखनी है, G1 S, G2 M, ये सीक्वेंस याद रखनी है। और यहाँ पर हर एक जो फेज है उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। क्या उसमें प्रक्रिया होती है वो भी हम देखते हैं। देखो पहले पैराग्राफ में लिखा है कि एक सेल में, एक ह्यूमन सेल में लगभग 24 आवर्स में वो डिवाइड होता है। दी सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। इसका मतलब एक साइकिल को
कंप्लीट होने में ह्यूमन बींग्स में 24 आवर्स लगते हैं। तो 24 आवर्स में हमारी बॉडी के सेल्स क्या है, रिन्यू हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, ईस्ट का एग्जांपल दिया है, वो 90 मिनट्स में उसकी रेप्लिकेशन साइकिल है, यानी कि एक सेल रेप्लिकेट होकर दूसरे 2 डॉटर सेल्स कितनी देर में बना देगा, 90 मिनट्स में। अब ये देखो सेल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। इंटरफेज क्या होता है, G1S और G2 को मिला के इंटरफेज कहते हैं। G1S और G2, ठीक है, इन तीनों फेज को मिला के कहेंगे इंटरफेज। और एम फेज का मतलब वो रियल वाला फेज है कि जिसमें डिवीजन हो रहा है। ये जो G1S और G2 है, फिर इनमें क्या होता है, इनमें होती है प्रिपरेशन किसकी, डिवीजन की, जो कि एम फेज में होता है। देखो छोटी क्लास में हम क्या पढ़ के आए कि सेल कैसे डिवाइड होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब न्यूक्लियस का डिवीजन एम फेज में होता है। इसके बाद एम फेज के बाद क्या लिखा है, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। लेकिन इन दोनों से पहले इन 3 स्टेप्स में क्या होती है, प्रिपरेशन, इन दोनों स्टेप की, क्योंकि पहले प्रिपरेशन होती है तभी जाके तो कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो वही इन्होंने यहाँ पर हमें समझाया। एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज वेयर द एक्चुअल डिवीजन ऑफ माइटोसिस अकर्स, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन होता है। एम का मतलब क्या है, माइटोसिस या फिर मियोसिस। ये जो 2 हैं ये न्यूक्लियस के डिवीजन के मेथड्स, ठीक है, न्यूक्लियस के डिवीजन के 2 मेथड्स। अब दोनों में एम आता है इसलिए यहाँ पर एम फेज लिखते हैं। डिपेंड करेगा कि किस टाइप के सेल के अंदर ये डिवीजन होगा। अगर वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, जिन नॉर्मल सेल्स को हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स यानी कि बॉडी के नॉर्मल सेल्स, उन्हें सोमेटिक सेल्स कहते हैं। उनके अंदर डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस। इसके अलावा मियोसिस किसमें होता है, जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स में होगा मियोसिस। तो डिवीजन के जो ये मेथड है न्यूक्लियस के डिवीजन के, माइटोसिस या मियोसिस, ये किस बात पर डिपेंड करते हैं कि कौन से सेल्स में डिवीजन होता है। जर्म सेल्स कौन से होते हैं, जो जिनके डिवीजन की वजह से गेमीट बनता है, यानी कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाने वाले सेल्स को हम जर्म सेल्स कहते हैं। इनके अलावा बॉडी के सभी सेल्स को हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स। उसका रीजन क्या है, सोमा मीन्स क्या होता है, बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें सोमेटिक सेल्स कहते हैं। अब आती है बात आगे। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर, ठीक है। तो ये जो G1S और G2 फेज है, ये ज्यादातर हिस्सा लगभग 23 आवर लेते हैं, और जबकि 24 में से 1 घंटा सिर्फ किसमें लगता है, एम फेज और साइटोकाइनेसिस में। 1 आवर किसमें लगेगा, एम फेज और साइटोकाइनेसिस में। यानी कि एक्चुअल डिवीजन में समय बहुत कम लगता है, उसकी प्रिपरेशन में समय क्या लगता है, ज्यादा, ठीक है। इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल। इसके बाद आती है बात, एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन में यानी कि क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, और उसके बाद क्या होगा फिर, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब इसके बाद अब इंटरफेस क्या है, इंटरफेस रेस्टिंग पीरियड है, जिसमें ये इंटरफेस क्या है, G1S और G2, ये रेस्टिंग फेज है जिसमें कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। कैसे, डीएनए बनाएगा, है ना, प्रोटीन्स बनाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सेल डिवीजन के लिए, उसमें चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इन तीनों के बारे में, G1S और G2 के बारे में, इनमें होता है। सबसे पहले जो फेज है उसका नाम है G1 फेज। देखो G1 फेज में क्या लिखा है, G1 फेज करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।
यानी कि ये क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले का स्टेप है और किसके बाद का स्टेप है, पिछली जो सेल डिवीजन हुई है उसके बाद का स्टेप है। यानी कि सपोज करो किसी सेल डिवीजन के बाद ये सेल बना है ना, अब ये वाला सेल किसमें एंटर करेगा, पहले जीवन में, उसी के बाद फिर क्या होगा, न्यूक्लियस का डीएनए का सिंथेसिस, जो कि क्या है, एस फेज। तो डीएनए के सिंथेसिस यानी कि एस फेज से पहले का और पिछले न्यूक्लियर सेल डिवीजन के बाद का जो स्टेप है उसे जीवन फेज कहते हैं। अब जीवन फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग जीवन फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोथ बट डू नॉट रेप्लिकेट्स इन डीएनए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कौन से प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी कि यहाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है और कौन से प्रोटीन्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर एस फेज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये काम होता है यहाँ पर। तो एस फेज के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है एस फेज। एस फेज का मतलब है सिंथेसिस फेज। इसका सिंथेसिस डीएनए, डीएनए का जो कंटेंट है वो क्या हो रहा है, वो डबल हो जाता है। इसके बाद बात आती है क्या, G2 फेज। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर एम फेज। सेल अपने आप को किसके लिए तैयार करता है, एम फेज के लिए, क्योंकि G2 के बाद अगला फेज एम फेज सी है। सीक्वेंस क्या थी, G1 है, G2 है। ठीक है, तो ये जो G वाले फेसेज हैं, G1 और G2, इसमें वो नेक्स्ट जो स्टेप है उनका, उसके लिए खुद को तैयार करते हैं एसेंशियल प्रोटीन्स बनाकर। इसके बाद ड्यूरिंग द एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, है ना। डीएनए यहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट मतलब उसकी कॉपी बन जाती है। अगर पहले डीएनए का कंटेंट C था तो अब 2C हो जाएगा, है ना। अगर 2C था तो अब 4C हो जाएगा। तो डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है। जैसे सपोज करो कि पहले सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम थे, तो अब भी 2 ही क्रोमोसोम रहेंगे, बस उन क्रोमोसोम्स में क्या होगा, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है, देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैज डिप्लॉयड और 2n नंबर इन G1 इवन आफ्टर एस फेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, दैट इज 2n। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। अब एस फेज में यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो रहा है। सेंट्रियोल क्या था, 2 सिलिंड्रिकल माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर थे, जिनको मिलाकर हम क्या कहते थे, सेंट्रोसोम। एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते थे। तो ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, क्योंकि इनका क्या रोल है सेल डिवीजन में, ये अपोजिट पोल्स पर जाकर क्रोमोसोम्स को पुल करने का और उन्हें इक्वली डिवाइड करने का काम करते हैं। इन एनिमल सेल्स ये तो हो गए। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। मैंने अभी बताया था कि G1 फेज हो या G2 फेज, ये दोनों प्रिपरेटरी फेज हैं। इसमें अगले स्टेप की प्रिपरेशन होती है। इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। अब देखो यहाँ बॉक्स में क्या लिखा है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो एट ऑल देयर लाइव्स, डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड एट ऑल द टाइम। इसका आंसर है नहीं। प्लांट में कुछ सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं जिनको मेरिस्मेटिक सेल्स कहते हैं, वो एक्टिव ग्रोथ जोन्स में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि मेरिस्मेटिक नहीं है, जिनको कि परमानेंट सेल्स कहते हैं, वो ग्रो नहीं होते हैं। कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यूज हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स। उनको मैंने नाम बता दिया, उनका नाम है मेरिस्मेटिक टिश्यू या मेरिस्मेटिक सेल्स। कहाँ पाए जाते हैं, ये टिप्स पर पाए जाते हैं। टिप्स पर पाए जाने वालों को कहते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। शूट पर है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट में है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके अलावा इंटरनोड्स के बीच वाले जो होते हैं उनको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
ठीक है। लेटरल ग्रोथ के लिए जो लेटर जब वुड बनती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं। डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? इसका आंसर है नहीं। ह्यूमंस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जगह पाए जाते हैं स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स सब जगह बॉडी में नहीं होते, कुछ टिश्यूज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी स्किन डैमेज हो जाए या नेल्स डैमेज हो जाए, या बाल तो हम कटवाते ही हैं, तो उनकी जगह पर नए बाल आ जाते हैं, ठीक है, उनकी जगह पर नए नेल्स आ जाते हैं। स्किन डैमेज होती है तो स्किन रिपेयर हो जाती है। लेकिन हर टिश्यू में ऐसा नहीं होता। जैसे उंगली कट जाए तो नई उंगली नहीं आएगी, या हाथ कट जाए तो नया हाथ नहीं आएगा, बिकॉज ये जो स्टेम सेल्स हैं इनकी एप्लीकेशंस लिमिटेड हैं। ये लिमिटेड टाइप के टिश्यूज बना सकते हैं लिमिटेड नंबर में, ठीक है, ये बात है। जैसे अगर किसी एक्सीडेंट की या इन्फेक्शन की वजह से अगर हमारी इंटेस्टाइन खराब हो जाए या फिर उसे काटना पड़े, तो उसकी जगह नई इंटेस्टाइन नहीं आ सकती, लेकिन हमारे लिवर के जो सेल्स हैं उनमें रीजनरेशन कैपेबिलिटी है। इसके बाद देखो नेक्स्ट बॉक्स में, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स, इट हैज 14 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल सेल हैव एट G1 फेज आफ्टर S फेज एंड M फेज? तो इसका आंसर क्या है कि चाहे कोई सा भी फेस हो उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या कैसा रहेगा, G1 फेस में उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा, ठीक है। S फेस में भी उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा, और M फेस के बाद क्या होगा, M फेस के बाद भी उतना ही क्रोमोसोम नंबर रहेगा। What will be the DNA content of the cell at G1 after S and G2? Content after M phase is 2C. अगर M फेज के बाद 2C कंटेंट आता है, इसका मतलब क्या था, ये वाली जो S फेज है इसके पहले क्या हुआ था कि डीएनए का कंटेंट डबल हो चुका था, ठीक है, 4C हो गया था 2C, इसीलिए M फेज में क्या किया गया, फिर उसे इक्वली डिवाइड किया गया, 2C आ जाएंगे और 2C आ जाएंगे। तो S फेज का फंक्शन क्या है, ये जो जेनेटिक कंटेंट है उसको डबल कर देना, ना कि क्रोमोसोम को डबल कर देना। इसके बाद M फेज का काम क्या है कि आधे आधे को डिवाइड कर देना, आधे जेनेटिक कंटेंट को एक सेल में, आधे जेनेटिक कंटेंट को एक सेल में। फिर नेक्स्ट, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, हार्ट सेल्स एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली अकेजनली। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं जिनकी ये जो डिवाइड करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी होती है या वो कभी कभी डिवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं ये G0 फेज में आ गए। यहाँ मैंने एक सेल साइकिल में G0 फेज भी बनाया था। G0 फेज में वो सेल्स एंटर करते हैं जिनका कि डिवीजन कुछ समय के लिए पॉज हुआ है या फिर वो डिवीजन नहीं कर रहे हैं, उनको कहते हैं क्विसेंट स्टेज या फिर G0 फेज। तो ऐसे अपनी एबिलिटी उन्होंने क्यों खो दी, या तो इंजरी हो गई या फिर सेल डेथ हो गई। हार्ट सेल्स का भी इन्होंने एग्जांपल दिया है। दे रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो एज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब तक आवश्यकता नहीं होती ये डिवाइड नहीं होते, बल्कि इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहते हैं। इन एनिमल माइटोटिक डिवीजन इज सीन इन, अब ये कहाँ सीन होता है, यानी कि माइटोसिस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कौन से सेल्स में सीन होता है, ये सोमेटिक सेल्स में सीन होगा। प्लांट्स में कहाँ होगा, ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही टाइप के सेल्स में होगा, जबकि एनिमल्स में माइटोसिस किस में सीन हो रहा है, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स में ज्यादातर सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड तो सिर्फ गैमीट्स होते हैं, इसीलिए डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स लिखा है एनिमल्स में। जबकि दोनों ही तरह के जो सेल्स हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, उन दोनों में क्या है ये देखने को मिलेगा। From your recollection of examples of alternation of generation in plants, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells. माइटोसिस वो है प्रोसेस जिसमें कि एक सेल के डिवीजन से दो सेल बनेंगे और क्रोमोसोम नंबर जितना है उतना ही रहेगा। अगर यहाँ 2n है तो इन दोनों में भी 2n रहेगा। अब और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक सेल के डिवीजन से 4 सेल्स बन सकते हैं, ठीक है।
लेकिन क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा, हाफ। अगर यहाँ 2n है तो इन सब में क्या होगा, n। जैसे मेल गैमेट फॉर्मेशन में 4 मेल गैमेट्स बनते हैं, लेकिन अगर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो तो उसमें क्या होता है कि एक सेल से ये गैमेट ही बनता है, ठीक है। तो इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ भी मियोसिस, यहाँ भी मियोसिस, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है। और वो किस में हो रहा है, जर्म सेल्स में, ये किस में हो रहा है। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम के माध्यम से तुम्हें ये समझा दिया कि माइटोसिस और मियोसिस में अंतर क्या होता है और ये किन सेल्स में होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे कि एम फेस क्या होता है, एम फेस और उसके स्टेप्स क्या हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, इनको हम करेंगे नेक्स्ट टाइम।